वेलकम टू उमंग स्टडी। मेरा नाम अंकुर यादव है। मैं आप सभी का उमंग स्टडी में स्वागत करता हूं। आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब आपको पता ही है CBT 2 में आपके कितना टाइम बचा है। कुछ भी टाइम नहीं बचा है, 2 मंथ के अराउंड ही बचे हैं। तो इस अब तो आप रिवीजन कर सकते हैं जल्दी जल्दी। तो स्टार्ट करते हैं हम जो अपनी सीरीज स्टार्ट की हुई है। उससे पहले मैं बता दूं, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। तो अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है NTPC CBT 2 2016, 17 जनवरी 2017 शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चंस ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन, और उनको हम देख रहे हैं। और उनको क्या कैसे कर रहे हैं, तो जो हम जैसे मैं बता देता हूँ, एग्जांपल देके बता देता हूँ आपको कैसे कर रहे हैं। जैसे ये हमने ये क्वेश्चन लिया, लाला लाजपत राय हेल फ्रॉम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आप सबको पता होगा लगभग, ठीक है। पर मैं क्या करवाने वाला हूँ आपको, इस क्वेश्चन की पूरी डिटेल में करवाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे हमको पता चल गया ना, लाला लाजपत राय, तो ये इम्पोर्टेंट फिगर है, तो इनके बारे में हमें सबको पता होना चाहिए। तो ये है क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके उसके बारे में जो भी उसके आसपास जो भी डिटेल होगी, मतलब एक क्वेश्चन से हम लगभग लगभग 50 के करीब क्वेश्चन निकाल देंगे उसी क्वेश्चन से, ठीक है। तो और जैसे ये देखो, मैंने पहले ही लिख दिया है, बता रहा हूँ, अभी समझाऊंगा पूरा एकदम अच्छे से। तो ये किसी मैंने बता दिया था, जैसे लाला लाजपत राय के बारे में हम पूरा देखने वाले आज। ये आपने देख लिया। जैसे अगले क्वेश्चन में इनके बारे में देखेंगे। सारे क्वेश्चन सारे टाइप के होंगे। जैसे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, अकबर आ गया, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में अकबर आ गया, तो अकबर के बारे में पूरा हम देखने वाले, कब जन्म हुआ, कब फर्स्ट पानीपत का सेकंड पानीपत के युद्ध में थे ये, तो सेकंड पानीपत के युद्ध के बारे में, और जैसे इनके बारे में जो भी हल्दी घाटी का युद्ध इन्होंने लड़ा था, और जो भी ये नवरत्न वगैरह सब कुछ। और ये मैथ के क्वेश्चन है, बीच में जो भी क्वेश्चन है ये सारे कौन से आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, या अगर आप चेक भी करना चाहें तो आपको ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कहाँ से, 17 जनवरी 2017 शिफ्ट 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पर उनको हम डिटेल में करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने जुड़े हुए हैं पहले से, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, और नहीं जुड़े हैं तो उनको बता दूं, पहले हमने करीबन करीबन 8-10 वीडियो बना चुके हैं, जिसपे हमने ऑप्टिकल फाइबर वगैरह, जो पिछला पेपर सोल्व किया था ना, जो शिफ्ट 1 सोल्व करी थी, तो उसमें ये टॉपिक आ गए थे, ऑप्टिकल फाइबर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मीडियम। तो ये सारे इसरो से जो भी रिलेटेड मिशन लॉन्च हो रहे हैं, जो करंट अफेयर थी वो इसरो से रिलेटेड, IIT से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर थी, वो सारी हमने करवा दी है। वो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ प्लेलिस्ट में। देखो यहाँ पे आप जाओगे ना, तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कौन सी, आप देख लेना, किसी अभी नेट स्लो है तो आप देख लेना। उमंग स्टडी पे जाओगे ना प्लेलिस्ट में, तो देखो ये अंकुर यादव सर लेक्चर्स के नाम से होंगे, 10 वीडियो के करीब है। तो उसमें आपको ये सारे जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो सारे बच रहे हैं टॉपिक, ये सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। पर उससे पहले मैंने कहा था लास्ट टाइम हम क्या देखने वाले कि कमेंट लेने वाले कि लास्ट वीडियो में क्या कमेंट आए हुए थे। तो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक क्वेश्चन पे रिप्लाई करना था आपको, और क्वेश्चन क्या था पहले तो सब यार वीडियो शेयर करिए। देखो इतनी नॉलेज कहीं नहीं मिलेगी एक ही वीडियो में आपको। जल्दी से वीडियो शेयर करें पहले तो। वॉइस तो अच्छे से आ रही होगी ना। थोड़ी सी मेरी कोई तबीयत खराब है, तो अगर आवाज नहीं आ रही तो आप बता दीजिए, मैं थोड़ा तेज बोल दूंगा। हाँ, तो लास्ट वीडियो हमने क्या कहा था कि एक क्वेश्चन पूछा था मैंने कि आपको मदर टेरेसा के बारे में बताना था, कि उनका रियल नेम क्या है, कब वो भारत में आई थी, उनको कब नोबेल प्राइज मिला था। क्योंकि मैंने इनको नोबेल प्राइज वाली जो टॉपिक करवाया था ना लास्ट वीडियो में, हमने नोबेल प्राइज वगैरह देखा था और भी टॉपिक देखे थे, तो उन टॉपिक में इनको कवर किया था, तो इसके बारे में पूछा था। तो शर्म की बात है, किसी बच्चे ने भी एक भी कमेंट नहीं किया इस बारे में। सब ने कमेंट कर रखे हैं किस बारे में, कि सर कैंपेनिंग करवा दीजिए, ये एग्जाम का पेपर कैंसिल करवा दीजिए, ये वो। सर कैलेंडर के लिए मांग, अंकित कुमार जी कह रहे हैं सर कैलेंडर के लिए मांग जाइए। ये बात सब जानते हैं कि NTPC तरफ फिर रिजल्ट अटका देगी, तो मतलब ये रिजल्ट अटका दे। अच्छा, ये रिजल्ट कह रहा है कि रिजल्ट अटका दे कैलेंडर के। तो अंकित जी मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, देखो डेट आ गई है, आप
तैयारी करिए रिजल्ट वगैरह के लिए। देखो कैंपेनिंग वगैरह तो करती रहनी पड़ चलती रहती है, ठीक है, और होएगी भी, एग्जाम होने हैं, तो आप सिलेक्शन की तरफ देखें ना कि अभी ठीक है सर अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम करेंगे ना कैंपेनिंग वगैरह, आप अपनी स्टडी करिए, हमारे पास पूरा फ्री टाइम है, तो हम है ना आपके लिए। तो शर्म की बात है, किसी एक बच्चे ने भी कमेंट नहीं कर रखा इस बारे में, पूरा मदर टेरेसा के रियल नेम वगैरह किसी बारे, तो देख लो यार, मैं तो यही कहूँगा, क्यों टाइम वेस्ट करते हो। मैंने ये भी देखा है, अगर कोई वैसे कैंपेनिंग की वीडियो होती है तो उस पर 1-1 लाख व्यू आते हैं, और जो स्टडी की वीडियो आती है उस पर 2,000, 3,000, 4,000 मैक्सिमम, बस इतने व्यू आते हैं। क्या बात है भाई, कैंपेनिंग करनी है क्या, सिलेक्शन नहीं लेना क्या, या कैंपेनिंग करके दूसरों को सिलेक्शन देना है। भाई सिलेक्शन लेने वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कैंपेनिंग करें या ना करें, आपके कैंपेनिंग करने से थोड़ी सिलेक्शन हो जाएगा। चलो ये फिर आज कमेंट करना, ठीक है, अगर ये जो भी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर दीजिए कमेंट में जल्दी से। और कुछ बच्चे कमेंट कर करके कह रहे थे सर ये किसी एक बच्चे ने 5-10 बार कमेंट कर रखा है, सर आपकी बार आपके एसएससी में कितने नंबर आए। भाई मेरे से क्या हो गया, किसी एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आ गया, हाँ पता है, एसएससी सीजीएल का जो पूछ रहा है कि सर आप लाइव में पूछ रहा था वो लाइव चैट में कि एसएससी सीजीएल 2020 में आपके कितने नंबर आए हैं। अरे यार मेरे नंबरों से क्या फर्क है, चल ले मेरे नंबर देख ले यार, तेरे को इतनी खुशी होती है तो। मैंने तैयारी छोड़े हुए कितना टाइम हो गया भाई, मैंने 2019 का मेंस की टाइम तैयारी करी थी, फिर भी ले ये है मेरा स्कोर, देख ले भाई, जूम कर देता हूँ तेरे लिए। मतलब उसको मैंने इतनी बार कमेंट कर रहा है वो किसी मार्क्स के लिए, ये कमेंट है भाई देख ले मेरे 39.5, टोटल 146.89 है, ठीक है। जनरल नॉलेज में मैंने करंट अफेयर वगैरह सब छोड़ रखे थे, ना टेस्ट दिए थे, तो मेरा तो ये स्कोर है। तो पर मैं तैयारी थोड़ी कर रहा हूँ अभी, आप कर रहे हो तैयारी, ठीक है। तो ये फालतू चीजों में इतना ध्यान देते हो आप लोग, पर पढ़ाई का कुछ भी कर दो एक कमेंट नहीं आएगा, देखना। अभी वीडियो डाल दो कि स्ट्रेटेजी की वीडियो डाली थी, 10,000 11,000 बच्चों ने देखा, ठीक है, पर फॉलो कोई नहीं कर रहा होगा एक भी। चलो जो भी कर रहा होगा, एक भी कर रहा है उसी का सिलेक्शन होगा भाई, देखो सीधी सी बात है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, लाला लाजपत राय हेल्ड फ्रॉम, कहाँ से आई है, पंजाब से, ठीक है। तो पंजाब से है, कहाँ से, मोगा डिस्ट्रिक्ट पंजाब से। तो इनके बारे में देख लेते हैं सब कुछ जो भी। तो लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ था, 28 जून 1865 में, कहाँ पे हुआ था, मोगा डिस्ट्रिक्ट पंजाब में, ठीक है। इनकी माता जी का क्या नाम था, गुलाब देवी, ठीक है। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी ना तो आप सुनते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और माता का नाम क्या था, गुलाब देवी, पिता का नाम था मुंशी राधा किशन, और उपाधि इनको क्या मिली हुई थी, पंजाब केसरी। अगर पूछ ले पंजाब केसरी को किसको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था, तो क्या आएगा, लाला लाजपत राय। शिक्षा किस फील्ड में की थी, वकालत में की हुई थी इन्होंने, और किस धार्मिक को मानते थे, जैन धर्म को, ठीक है। और इन्होंने स्थापना की थी पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की। और प्रकाशन किया था इन्होंने समाचार पत्र, कौन से, पंजाबी समाचार पत्र, ठीक है। और अमेरिका में इन्होंने भारतीय होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। तो इतना तो पता होना चाहिए लाला लाजपत राय के बारे में। और इन्होंने एक हिंदी की सेवा के लिए, मतलब हिंदी के फील्ड में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एक अभियान स्टार्ट किया था। उस अभियान का नाम क्या था, हस्ताक्षर अभियान। तो वो किस लिए था, पूरे हिंदुस्तान में, मतलब पूरे देश में, अपने भारत में हिंदी भाषा को पूरे देश में लागू करने के लिए, ठीक है। और ये कौन से त्रिकूट के एक सदस्य थे, तो कौन सा त्रिकूट, लाल बाल पाल, जिसमें लाल का मतलब क्या हो गया, आप जो जिसकी बात कर रहे हैं लाला लाजपत राय जी के बारे में, और बाल का मतलब क्या था, बाल गंगाधर तिलक, और पाल कौन थे उसमें, विपिन चंद्र पाल, ठीक है। और कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, जो कब हुआ था, 1920 में। जैसे पूछ ले 1920 में किसने अध्यक्ष, कौन थे, मतलब प्रेसिडेंट उस टाइम कांग्रेस के अधिवेश के, तो कौन थे, लाला लाजपत राय जी थे, ठीक है। तो ये उनकी रचनाएं हैं, लाला लाजपत राय के द्वारा जो भी इनके बुक वगैरह लिखी गई है वो रचनाएं मैं बता देता हूँ। अनहेल्पी इंडिया, भारत में इंग्लैंड का शरण,
आर्य समाज, दयानंद जी की जीवनी, शिवाजी की जीवनी, यंग इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये लाइफ है यहाँ पे, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आ रही होगा आपको और समझ में भी आ रहा होगा, तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और भाई कमेंट करो ना तो अच्छे कमेंट करो, ये नहीं है कैंपेनिंग कैंपेनिंग चलती रहती है आपके दिमाग में, तो सारा पढ़ाई कर लो, 2 महीने बचे हैं अब, ठीक है। कैंपेनिंग आप करोगे और सिलेक्शन और कोई लेके चल जाएगा। और मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि हम पे बीतती हुई है। ये जो मेरा ये था ना सीजीएल 2018 जो डीवी तक है, तो ये डीवी तक पूछा था। आपको पता होगा 2017 में भी केस चला था, फिर हम भी कैंपेनिंग, ऑफलाइन कैंपेनिंग, उस पता होगा धरना वगैरह भी हुआ था बहुत ज्यादा, तो हम भी उसी के चक्कर में रह गए और इतनी तैयारी कर नहीं पाए और किसी डीवी तक पहुंच पाए, ठीक है। तो फालतू का लॉस हो जाएगा 2-3 साल का, काफी टाइम में तो भर्ती निकलती है, फिर आप ये कैंपेनिंग और फालतू चीजों के चक्कर में इतना टाइम दोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इनकी लाला लाजपत राय के बारे में और बच रहा था। क्या था, इनकी मृत्यु कब हुई थी? साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठी लगने से। जो साइमन कमीशन आया था ना 1928 में अक्टूबर में, तो उसमें ये किसी आंदोलन कर रहे थे, कहाँ पे, लाहौर में कर रहे थे, और वहां पर इनको लाठी लगने से इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनका बदला किसने लिया था? भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने और चंद्रशेखर आजाद ने। तो लाठी चार्ज का आदेश किसने दिया था? सॉन्डर्स ने दिया था, ठीक है। जिसको गोली मार दी गई थी लाहौर रेलवे स्टेशन पे पाई भगत सिंह, और किसी कौन था? भगत सिंह थे और चंद्रशेखर आजाद ने सॉन्डर्स को गोली मार दी थी लाहौर रेलवे स्टेशन पे। तो पूछ ले किसने गोली मारी थी, तो ये भी बता सकते हो, और कहाँ पे मारी थी? लाहौर के रेलवे स्टेशन पे। तो इन्होंने बदला लिया था, मतलब इनका, ठीक है। तो लाठी का आदेश किसने दिया था? सॉन्डर्स ने, और मारी किसने थी? जॉर्ज स्टॉर्क ने, ठीक है। तो इतना काफी है लाला लाजपत राय के बारे में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यार नॉर्थ में तो बहुत ज्यादा ठंड हो रखी है, आपकी कैसा हाल है? चलिए क्वेश्चन करें। तो बेन किंग्सले जो थे उनका संबंध किससे था? ये थे मोशन पिक्चर्स में, तो ये एक्टिंग के फील्ड में थे। इनका ध्यान रखो, इनका जो रियल नेम है उनका क्या नाम है? कृष्णा भांजी, ठीक है। तो बैन किंग्सले जो पूछ रहे हैं ना, उनका रियल नेम क्या था? तो ये रियल नेम अगली बार, देखो लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा था तो इनके बारे में पूछ सकते हैं ना, तो इनके बारे में यही पता होना चाहिए, कृष्णा भांजी थे। और इन्होंने एक किसी कौन सी मूवी में काम किया था? लीड एक्टर गांधी 1982, ये भी ध्यान रखना, इसमें इन्होंने ही गांधी जी का रोल किया था, ठीक है। तो इतना काफी है। तो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बस इतना ही काफी है। ये देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का। तो ये क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से, 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी ट्राई करो। आई थिंक आ गया होगा आंसर, इतना तो काफी टाइम दे दिया। बी इज द ओनली सन ऑफ सी, ठीक है। जो बी है, एक सेकेंड, जो बी है, बी इज द ओनली सन ऑफ सी। तो बी जो है वो ओनली सन है सी के, तो ये पॉजिटिव हो गया, मतलब लड़का हो गया, ठीक है। और हैज नो डॉटर, सी की कोई भी डॉटर नहीं है, ठीक है। के इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ सी। तो के किसकी वाइफ है? ग्रैंड सन ऑफ सी। तो ग्रैंड सन यहां पे आएगा, और पॉजिटिव लड़का है ग्रैंड सन तो, और उसकी वाइफ कौन है? के, ठीक है। तो कह रखा है व्हाट इज बी टू के, तो बी के की क्या लगी, ठीक
ठीक है, ये कईयों को समझ में नहीं आता क्या पूछ रहा है। कई बार क्या करेंगे, बी को रिलेशन बता देंगे, के मतलब के का बता देंगे बी का, तो आंसर तो क्या आएगा, फादर इन लॉ। अगर ऑप्शन में कई बता देंगे, अगर ऑप्शन में क्या लगता है, डॉटर इन लॉ, तो डॉटर इन लॉ लगा देते। तो ये थोड़ा सा अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश में नहीं समझ रहा, हिंदी में देख लिया करो। तो व्हाट इज बी टू के, ठीक है, तो क्या आएगी बी, बी क्या लगेगा, के का फादर इन लॉ। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो अकबर सीट ऑफ गवर्नमेंट वाज, अकबर की शासन गद्दी थी, तो कहां से थे वो, अकबर कहां से शासन गद्दी करते थे, अकबर कहां से, आगरा से। तो अकबर के बारे में हमने बताया था, अकबर को डिटेल में करने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब देखो देखो अब मैं बताता हूं, जो अकबर थे उन्होंने कब से कब तक राज किया था, 1956 से 1605 तक। जन्म कहाँ हुआ था इनका, जन्म हुआ था इनका अमरकोट में, और कब हुआ था, 15 अक्टूबर। ये याद मत रखो 15 अक्टूबर, पर ये याद रखो 1542, और कैसे मृत्यु कब हुई थी, 1605 में, कहाँ पे, आगरा में, ठीक है। और इनके संरक्षक कौन थे, बैरम खां, ठीक है। क्योंकि देखो इनको राज तिलक, इनके पिता कौन थे, हुमायूं थे, ठीक है, तो उनकी तो मृत्यु जल्दी सी हो गई थी। तो बैरम खां ने ही इनको संभाला था, क्योंकि ये तो 13 साल की उम्र थे ना, तो इन्होंने, बैरम खां ने हुमायूं की मृत्यु को छुपा के रखा कि भाई मतलब पता नहीं चले, नहीं तो और भी अटैक कर सकते थे ना, दूसरे डायनेस्टी वाले, दूसरे और जो राजवंश वाले थे, तो अटैक कर सकते थे। उस टाइम बैरम खां ने थोड़े दिन छुपाए रखा, और इनका फिर राज तिलक किया गया। जो अकबर का, ये पूछ लेते, अकबर का राज तिलक किस उम्र, किसकी, कितने की उम्र में किया गया था, 13 साल की उम्र में अकबर का राज तिलक किया गया था। कहां पर किया गया था, कालानौर में। जो कालानौर कहां पे है, पंजाब में। और अब उसको कालानौर को अब क्या कहते हैं, गुरुदासपुर, ठीक है। और अकबर ने कौन से धर्म को स्टार्ट किया था, दीन ए इलाही नामक धर्म को स्टार्ट किया गया था। और फर्स्ट एंड लास्ट जो बंदा था जिसने इस धर्म को अपनाया था, दीन ए इलाही, वो कौन था, बीरबल। बीरबल का अगर पूछ ले असली नाम क्या था, तो असली नाम क्या था, महेश दास था। सॉरी। तो इनका क्या बता रहा था, बीरबल का जो असली नाम क्या था, महेश दास था। और जजिया कर किसने समाप्त किया था, जो जजिया कर लगता था ना, हिंदू जो धर्म के लोग थे, वो अगर तीर्थ स्थान पे जाते तो उन पे कौन सा कर लगता था, जजिया कर लगता था। तो वो अकबर ने हिंदुओं के लिए भी काफी अच्छा काम किया था, तो जजिया कर समाप्त करवा दिया था इन्होंने, जो किन पे, हिंदुओं पे लगता था। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जजिया कर सबसे पहले स्टार्ट किसने किया गया था, किसने स्टार्ट किया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर अकबर ने खत्म कर दिया गया था। फिर एक और मुगल शासक थे आगे, उनमें से उन्होंने दोबारा जजिया कर स्टार्ट कर दिया था। तो तीनों चीज जजिया कर के बारे में मेरे को डिटेल में कमेंट में आप आंसर देंगे। और लास्ट जैसे स्टार्टिंग में बताया, अगर कोई अच्छे से कमेंट देगा तो उसका नाम मैं पक्का स्टार्टिंग में लूंगा, ठीक है। तो अगला देखो, पानीपत का द्वितीय युद्ध इन्हीं के टाइम पे होता, 5 नवंबर 1556 में। तो उस किस किस के बीच में होता, अकबर और हेमू के बीच में। देखो अकबर तो उस टाइम बहुत छोटा था ना, क्योंकि देखो 56 में तो स्टार्ट किया था शासन, और शासन किस उम्र में स्टार्ट किया था, 13 की उम्र में। तो उस टाइम तो बहुत छोटे थे। तो उस टाइम अकबर की को जो मतलब मेनली तो अकबर का तो नाम ही है, वैसे युद्ध किसने किया था, बैरम खान ने लड़ा था, ठीक है। और कौन जीता था, वैसे माना जाएगा कि अकबर ही, तो अकबर ही जीता था, विन बैरम खान। तो और किसके बीच में था, हेमू के बीच में। और हेमू का पूरा नाम क्या था, हेमचंद्र विक्रम दत्त, ठीक है। कौन था हेमचंद्र विक्रम दत्त, आदिल शाह सूर का सेनापति था, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर हेमू के आंख में तीर लग गया था, अगर आंख में तीर नहीं लगता तो वो जीत जाता। तो ये आगे जो आपके शाहजहां ताजमहल जो बनाए गए थे, तो ये ताजमहल वगैरह ही नहीं बनता, ये ऐसे कहते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इतना समझ में आया ना इस बारे में। देखो ये अगर मोस्टली ने पढ़ा होगा, अगर कुछ नहीं पढ़ा तो अपने ऐड कर लीजिए अपने नोट्स में, क्योंकि सबके नोट्स देखो इनफ नहीं होते, सबको कुछ ना कुछ तो ऐड करना रहता है ना। जैसे मेरे नोट्स में मान लो ये चीजें हैं, और आपके नोट्स में थोड़ा कुछ कम भी हो सकता है, इनमें से कुछ ज्यादा भी हो सकता है। तो कोई भी आजकल देखो कुछ भी आता है, थोड़ा बाहर से आता ही है, ये तो नहीं है कि फिक्स आता है। तो आपके नोट्स में अगर कुछ इनमें से कुछ चीजें नहीं है तो आप अपने ऐड कर लीजिए, ठीक है। और रिवीजन मैं करवा ही रहा हूं इस बहाने।
नेक्स्ट देखिए, तो हल्दी घाटी का युद्ध था जो प्रॉपर अकबर ने ही लड़ा था, क्योंकि अब तो अकबर की उम्र हो गई थी ना अच्छी। तो 1576 में अकबर के बीच में और किसके बीच में, महाराणा प्रताप सिंह जी के बीच में हुए थे, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, मेवाड़ को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता, मुगल को। तो जीता कौन था, अकबर जीता था। और नोट ध्यान रखें, इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह तथा आसफ खान ने किया था। तो ये पूछ लेते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो आप क्या बताएंगे, मान सिंह ने। अगर मान सिंह ऑप्शन में नहीं है तो क्या बताएंगे, आसफ खान ने। ठीक है, अगर दोनों है तो मान सिंह पे आप टिक करेंगे। ठीक है, मान सिंह। तो अगला देखिए, जो बुलंद दरवाजा है वो कहां पर, फतेहपुर सीकरी में किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। और आप ये बताएंगे मेरे को, अकबर ने किसकी याद में या किसको रिप्रेजेंट करते हुए फतेहपुर सीकरी का ये बुलंद दरवाजा बनवाया था, ये कमेंट में बताएंगे। तो बताएंगे। और अगला देखिए, हुमायूं नामा किसने लिखी थी, गुलबदन बेगम ने। ये कौन थी, हुमायूं की बहन। पर ये देखो, अकबर की बात कर रहे हैं, तो अकबर के टाइम में हमें ये क्यों बात कर रहे हैं कि हुमायूं नामा की और किसी उनकी बहन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अकबर के काल में लिखी गई थी। क्योंकि हुमायूं तो मर गया था, तो उसके मरने के बाद गुलबदन बेगम ने, मतलब किसकी, अकबर की बुआ ने लिखी थी ये हुमायूं नामा। और अकबरनामा किसने लिखी थी, अब्दुल फजल ने। ठीक है, तो ये काफी बुक्स लिखी गई थी अकबर के टाइम पे। ठीक है, और एक और बता दूं, एक और चीज थी, किसी महाभारत और रामायण को भी ट्रांसलेट किया गया था, फारसी में अनुवाद किया गया था। तो महाभारत को क्या कहा जाता है, महाभारत है ना, तो उसको क्या कहते हैं, जो अकबर के टाइम पे ही लिखी गई थी, तो उसको क्या कहते हैं, रजमनामा। ठीक है, तो ये भी अकबर के टाइम पे लिखी गई थी, किस भाषा में, तुर्की भाषा में। ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए। आई होप समझ में आ रहा होगा। राइटिंग पे अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही है तो मैं बोल रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप लिखते रहिए। ठीक है, तो अगला देखिए, तो इनकी जो अकबर की मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, 1605 में। और किसके कारण हुई थी, बीमारी के कारण। ठीक है, और मकबरा कहाँ पे है, आगरा के पास सिकंदरा में। ठीक है, और ये आप सभी को पता होगा, नौ रत्न किसके थे, अकबर के थे। तो उनके नौ रत्न के पूछ लेते हैं, नौ रत्न कौन कौन से, इनमें से चार ऑप्शन दे देंगे, उसमें से तीन नौ रत्न होंगे, एक नहीं होगा, या उनमें से तीन नहीं होंगे, एक होगा। तो उनमें पूछ लेंगे इनमें नौ रत्न है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपके नौ रत्न पता होना चाहिए। इनके नौ रत्न कौन से थे, बीरबल, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खा, फैजी, फकीर, अजहुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल फजल टोडरमल। और इनका आपको पता भी होना चाहिए कि ये कैसे रिलेटेड थे अकबर के। ठीक है, कैसे काम करते थे अकबर के काल में। तो बीरबल का आपको पता ही होगा, बीरबल क्या था, एक तो आपको पता होगा इसको धर्म अपनाया था इसने, और ये क्या था, फॉरेन मिनिस्टर था। आप पूछ लेना अकबर का फॉरेन मिनिस्टर कौन था, तो अकबर का फॉरेन मिनिस्टर कौन था, आपका बीरबल था। और तानसेन कौन था, तानसेन था संगीतकार, या कह सकते हैं कल्चर मिनिस्टर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, और मानसिंह कौन था, अभी मानसिंह की बात भी हुई थी पीछे, अपनी मानसिंह की बात हुई थी ना, जिसने किस युद्ध में किसे नेतृत्व किया था अकबर के लिए, हल्दी घाटी का युद्ध में। तो मानसिंह क्या था, बताइए, मानसिंह क्या था, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्मी था, चीफ ऑफ आर्मी कह सकते हो। देखो, चीफ ऑफ, इसमें कंफ्यूजन होता है, एक कई बार ये दे देते हैं चीफ ऑफ आर्मी पूछे ना तो मानसिंह मारना है, अगर आपको पूछे ना मिलिट्री हेड कौन था उस टाइम पे, तो मिलिट्री हेड में आपको कैसे मारना है, क्या लिखना है, उसमें था मीर बख्शी। ठीक है, तो चीफ ऑफ आर्मी पूछे तो मानसिंह, और मिलिट्री हेड पूछे तो मीर बख्शी। तो अब्दुल रहीम खाने खां कौन था, ये आपको पता ही होगा, जो बैरम खां था ना, जिसने मैंने बताया कि जो पहला युद्ध, सेकंड युद्ध था, पानीपत का सेकंड युद्ध था, तो उसमें बैरम खां का पुत्र ही था अब्दुल रहीम खाने खां। और खाने खां की उपाधि किसने दी थी, बताना है ये आपको कमेंट बॉक्स में, किसने दी थी अब्दुल रहीम खाने खां को, किसने दी थी वो उपाधि, वो आपको बताना है। ठीक है, तो अब्दुल रहीम खान ने क्या था,
एक तो ये कि इसने बाबरनामा लिखी थी, इस बारे में इसको वैसे मिनिस्टर नहीं था ये कुछ भी, तो बस एक याद रखना है, इसने बाबरनामा लिखी थी। और एक ये याद रखना, ये सलीम कौन, जो अकबर का पुत्र, अकबर का पुत्र कौन था, जहांगीर ही था ना, तो उसका दूसरा नाम क्या था, सलीम, तो उसका क्या था, ये गुरु था। सलीम का गुरु कौन था, अब्दुल रहीम खाने खा। ठीक है, और फैजी, फैजी क्या था बताइए, ये क्या था, एजुकेशन मिनिस्टर था। अभी इसमें तो कुछ हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये एजुकेशन मिनिस्टर और किसी, आप तो ये हिंदी में तो पता कर ही लोगे। तो अब देखो ये फैजी और अगला कौन सा, सिक्स्थ कौन सा, फकीर अजीम दिन। ये फैजी और फकीर अजीम दिन है ना, ये इंग्लिश में मैंने क्यों लिखा, ये दोनों भाई थे, तो जब मैंने इनको अलग से दिखाने के लिए लिख दिया है। ठीक है, तो ये फकीर अजीम दिन ये कौन था, ये था रिलीजियस मिनिस्टर, रिलीजियस मतलब धर्म वगैरह से रिलेटेड था, ये रिलीजियस मिनिस्टर था। और प्याजा दो कैसे, ये क्या नाम, मुल्ला दो प्याजा कौन था, इसको देखो दो नाम दे सकते हो आप, दो चीजों में पूछ लेते हैं, एक तो ये होम मिनिस्टर का पूछे, होम मिनिस्टर कौन था, तो ये इसका ही नाम लिखेंगे, होम मिनिस्टर में भी यही आएगा, और इंटेलिजेंस एडवाइजर भी यही था। अब्दुल फजल कौन था, इसको बस इस तरह से याद रखेंगे कि अकबरनामा जिसने लिखी थी, अकबरनामा इन्होंने लिखी थी। ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं, इसके बारे में पूछते नहीं है, पर ये अगर आपको पूछना तो चीफ एडवाइजर भी इसको कह देते अब्दुल फैजल को। टोडरमल कौन था, सबको पता होगा, फाइनेंस मिनिस्टर था, वित्त मंत्री। तो इतना काफी अकबर के बारे में, मेरे हिसाब से इससे बाहर कुछ आना नहीं चाहिए अकबर के बारे में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और यार पसंद आ रहा है वीडियो तो यार प्लीज लाइक करें। ठीक है, काफी टाइम लगता है इसको डिटेल में लिखने में और फिर बनाने में वीडियो वगैरह, तो लाइक और शेयर तो जरूर, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि आगे ये क्वेश्चन सोल्व करें। आपके पास 25 सेकंड है। और जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कैसे पढ़ाई करनी है, मैंने स्ट्रेटेजी बता दी थी, 10,000 से ज्यादा बच्चों ने देखा था, तो वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी स्ट्रेटेजी के नाम से, तो वो देख लीजिए, आपको हेल्प मिल जाएगी थोड़ा सा एम करने में कि कैसे टारगेट करना है। और ये क्वेश्चन ये नहीं है कि आपको CBT 2 में हेल्प करेंगे, ग्रुप डी वगैरह में सब में हेल्प करने में, क्योंकि सेम ही तो क्वेश्चन है, ऐसा थोड़ी है मैथ का क्वेश्चन बहुत अलग आ जाएगा CBT 2 में वगैरह। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। A circle ground of radius 7 meter is surrounded by a path of width 3.5 meter. Find the area of the path. एक गोलाकार मैदान जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है, 3.5 मीटर चौड़ाई वाले पथ से घिरा हुआ है, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे एक सर्कल है, ग्राउंड है, ठीक है, उसका रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर है, तो उसके चारों तरफ से एक पाथ है, उसकी विड्थ कितनी दे रखी है, 3.5 मीटर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है इसका एरिया पूछ रहा है पाथ का। तो भाई बड़े, देखो ये जो बड़ा सर्कल है, ये जो आपका बड़ा सर्कल है, इसमें से अगर मैं छोटे सर्कल का एरिया पूरा, ये एरिया और बड़े वाले सर्कल का एरिया में से घटा दूं, तो ये एरिया तो बचेगा। ठीक है, तो बस निकाल लो, पाई बड़े वाले का एरिया कितना होगा, पाई r² होता है एरिया, तो r कितना हो जाएगा बड़े वाले का, 7 प्लस में 3.5, तो कितना हो जाएगा 10.5, 10.5 क्या होता है 21/2, तो ये हो जाएगा 21/2 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में पाई r² कौन सा छोटे वाले का एरिया, ये 7 का स्क्वायर, तो करीबन करीबन कितना आ जाएगा 22/7 गुना में किसी 21/7, ये आ जाएगा 441/4 माइनस 49, ये कितना आ जाएगा 196, ये करीबन करीबन 4 और ये 200, ये कितना जाएगा 245 और ये आ जाएगा 192। देखो मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ, किसी मेरे अकॉर्डिंग ये आना चाहिए, 200 से कम कुछ आएगा, 192.5 होगा, आप चेक कर लीजिए, यही होना चाहिए आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन बची है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Two variety of rice A and B costing rupees 210 and 280
per kg respectively are mixed in ratio 3:4. The mixture variety is sold at 260 per kg. What is the profit percentage? मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। अब मेरे को बता भी सकते हैं, अगर कोई आपको टॉपिक है ना, जैसे ये तो मैं बताया रहा हूँ, को बीच बीच में कोई टॉपिक आ जाए, जैसे लाला लाजपत राय कल नोबेल प्राइज वगैरह देखे थे, कई टॉपिक देख लिए, तो वो तो मैं करवा रहा हूँ। अगर आपको ये लगे ना कि सर ये इस टॉपिक को अलग से पढ़ा दीजिए, कोई भी टॉपिक हो, फिजिक्स वगैरह, मैंने MSc भी फिजिक्स से कर रखी है, तो फिजिक्स का हो, साइंस का हो, मैथ का हो, रीजनिंग का, कोई भी टॉपिक पूछ लो, चाहे ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह कुछ भी, तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हो? भाई मेरे को ही नहीं पता मैं कौन सा पढ़ाता हूँ, आप उनको सब आता है। चलो देखो क्वेश्चन देखो, ए और बी दे रखे, देखो ए और बी, ये मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन है। तो ए की क्वांटिटी CP दे रखा 210 और 280 दूसरे का दे रखा है, तो ये 210 इस साइड लिखा और 280 ऐसे लिखा, ठीक है। और यहाँ पे रेशियो दे रखा है कितनी क्वांटिटी में, 3:4 में, ठीक है। तो इनको आपको पता होगा कैसे करते हैं मिक्सचर एलिगेशन में। ऊपर वालों का डिफरेंस ले लीजिए, 210 और 280 का डिफरेंस कितना हो गया, 70, और 70 को इन रेशियो में बांटना 3:4 में, तो 3:7 की वैल्यू और 3:4, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 10, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 30, और इस रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो ये सबसे आसान को तरीका है, ठीक है। ऊपर वालों को डिफरेंस ले लो और उनको रेशियो में बांट दो। तो अब ये कैसे आता था, इसमें प्लस होगा 250, और ऐसे चेक करोगे तो ये 250 आ जाएगा, 280, ठीक है। मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन है तो आपको वैसे पता होना चाहिए। तो ये कितना आ गया, CP 250 और SP कितने में बेच रहा है, 260 में, ये दे रखा ना 260 रुपए में, ठीक है। तो 250 की चीज 260 में बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का होगा, 10 रुपए का। कितने पे, CP पे निकालेंगे प्रॉफिट, तो 250 गुणा में 100, तो ये कितने पे आ जाएगा, 0 0 कट के, ये 4 पे, तो 4% का प्रॉफिट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बस आज के लिए इतना ही है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और यार कमेंट करो, ये है ना कैंपेनिंग का ज़्यादा इतना चस्का भी मत लगाओ, ठीक है। आप दिन में 15 मिनट दे सकते हो, अगर आपको बता भी दिया जाता है, ठीक है, कि भाई कब कैंपेनिंग करनी है, तो टाइम वेस्ट ना करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अब जल्दी से 2 महीने में इतना टाइम बचा नहीं है। तो और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, ये मेरी इंस्टा ID है, नंबर भी ले सकते हो, कई बच्चों इंस्टा यूज नहीं करते, तो नंबर है मेरे 9560103627। तो इस पे मैसेज कर देना, यहाँ पे मैं किसी, अगर आपको डाउट हो कुछ भी चीज़ों में कि कैसे तैयारी करें, कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे से पढ़ाई से रिलेटेड डाउट पूछना। ज़्यादातर मेरे से यार सर बता देंगे आपको कुछ, अगर सर अभी थोड़े से बिजी हैं, उनके घर में शादी वगैरह है, तो थोड़ा सा बिजी है, नहीं तो सर बताते रहेंगे आपको, टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को आप स्टडी से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो, मैसेज करके, कॉल ना करें प्लीज, और मैसेज करते मैं कॉल कर लूंगा अगर मेरे को जरूरत लगेगी ना कि आपको बात करनी चाहिए आपसे, और ये आपका अगर लंबा कुछ काम है तो मैं आपको खुद कॉल कर लूंगा। तो यहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और ये मेरा किसी खुद का किसी टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें मेरे से रिलेटेड जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनसे, उनके साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड करवा देता हूँ। और आप उमंग स्टडी के ग्रुप से तो जुड़े रहें, यहाँ से आपको इस वीडियो की PDF भी मिल जाएगी, और जो भी मिलते रहते हैं नोटिफिकेशन, जो नया कुछ आता है तो बता दिया जाएगा। तो थैंक यू गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को। और जाने से पहले एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं, अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। यहाँ पर है टॉप एजुकेटर्स, यहाँ पे स्टार्ट हो रखे हैं बैच, किसी CGL CPO वगैरह के 2021 के लिए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, आप वहाँ पर इनरोल कर सकते हैं। और पर ध्यान रखें, इनरोल करते वक्त हमारा कोड यूज करें, ये अमाउंट पे ना कर दें, हमारा कोड यूज करें उमंग स्टडी, STUDY स्टडी, पर ध्यान रखें यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है, आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, और पढ़ाई करते रहो भाई, चलो बाय।